Namaskar, welcome to electrical MCQ. The first question is insulator have dash temperature coefficient of resistance. आंसर नेगेटिव बिकॉज देखिए रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आता है 1/n टाउ. n मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टाउ मीन्स रिलैक्सेशन पीरियड. टेम्परेचर ज़्यादा होने से रिलैक्सेशन पीरियड कम होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाता है जिसके कारण हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है. इसका मतलब है एन और टाउ बोथ अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करते हैं. तो जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा उसी हिसाब से रेजिस्टेंस वैरी करेगा. लेकिन हमारा क्या होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाता है, वो कॉलिजन जितना होता है वो बहुत कम होता है. इसके कंपैरेटिवली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ता है उसी हिसाब से वो कॉलिजन ज़्यादा नहीं होता है. इसीलिए हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस घट जाता है और करंट ज़्यादा होता है. इसीलिए इंसुलेटर को नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, manganene has dash temperature coefficient of resistance. Manganene has also पॉजिटिव, नेगेटिव, नेग्लिजिबल, नॉन. 4 ऑप्शन है. इसका मतलब होगा नेग्लिजिबल बिकॉज इसका मैं बोला था रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन टाउ. तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से हमारा एन जितना बढ़ता है वो हमारा जो टाउ मतलब ये टेम्परेचर बढ़ने है, टाउ उतना घटता है. टेम्परेचर हमारा क्या होता है, ज़्यादा होने से टाउ घटता है. इसीलिए हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है. लेकिन हमारा एन बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है. वो बोलता है कि इसका जो दोनों का इफेक्ट सेम होता है. जितना हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है उसी हिसाब से टाउ घटता है. इसका इफेक्ट इसका पर सेम होने से हमारा जो रेजिस्टेंस मैंगनीज का कुछ असर नहीं पड़ता है, वो नियरली कांस्टेंट रहता है. इसीलिए उसको नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 0 इज इक्वल टू डैश. अल्फा 0 का मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. हम जानते हैं इसका एक फार्मूला है. तो इसका ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा होगा ना, आंसर होगा डी. बिकॉज हमारा एक जो फार्मूला है आर टी इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा 0t. तो इसका मतलब आर टी इंटू इसको हम सॉल्व करने से क्या होगा, R0 प्लस R0 इंटू अल्फा 0t. तो ये RT हुआ. तो अल्फा 0 क्या होगा, तो R0 उस तरफ जाने से RT माइनस R0 हो जाएगा. तो नीचे क्या आ जाएगा, R0t. तो ए होगा ऑप्शन. सो दिस इज द ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाया ऑफ एन आटम का डाया कितना होता है. हमारा जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, न्यूक्लियस. उसका हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रहते हैं, सपोज दिस इज एन आटम. वो बोलता है कि आटम का डाया कितना होता है. आटम का डाया न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है बट बहुत सारा ज़्यादा नहीं होता है. इसका मतलब है जो हमारा आटम न्यूक्लियस से 10⁴ टाइम्स ज़्यादा होता है. तो इसका मतलब है न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है दैट इज़ 10⁻⁻14 होता है, इतना मीटर होता है. तो आटम का कितना होगा, वो 10⁴ टाइम ज़्यादा होने से कितना होगा, 10⁻10 मीटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मास ऑफ प्रोटॉन इज डैश द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखिए मास में बोला था जो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज का वैल्यू नियरली इक्वल 1.6 10⁻19 कूलम होता है. लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है. जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होने से वो सेंट्रल पार्ट में रहते हैं
बट इलेक्ट्रॉन से बहुत सारा ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बट प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 दैट इज 10⁻27 kg। इसको हिसाब से हम देखेंगे तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम ज़्यादा होता है। सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट इन एन आटम इज कॉल्ड। जो लास्ट ऑर्बिट में रहता है उसका नाम क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो हमारा आटम होता है इसी तरह, सपोज दिस इज द वैलेंस ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट को वैलेंसी ऑर्बिट बोलते हैं। इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इसको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो कैसा रहेगा? वो 2n² के फार्मूला के हिसाब से रहेगा। सपोज सोडियम का आटम है, सोडियम 2 × 1², दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी तरह ऑर्बिट रहता है, दैट इज़ 2। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 × 2² दैट इज़ 8। इसका मतलब है सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। थर्ड ऑर्बिट में 1 रहेगा, 2 + 8 + 1 दैट इज़ 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, प्रोटॉन सेंट्रल पार्ट में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन 11 होने से आउटर ऑर्बिट बाय वैलेंसी ऑर्बिट में कौन सा रहता है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। सो द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी ऑर्बिट में रहता है उसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the number of valence electron of an atom is less than 4 the substance is called dash। substance is called conductor। ये जो वैलेंसी ऑर्बिट होता है, अब दिस इज न्यूक्लियस, ये सब ऑर्बिट होता है, दिस इज कॉल्ड वैलेंसी ऑर्बिट। वो बोलता है वो 4 से कम, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, लेकिन 1 2 3 जिस ये आटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो सब कंडक्टर। इसका मतलब वो जो न्यूक्लियस होता है और इसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बीच बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मिनिमम होता है, इसलिए इसको कंडक्टर बोलते हैं। थोड़ा सा हम फोर्स देंगे और टेम्परेचर बनने से वो रिलीज हो जाएगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? जो हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसको कंडक्टर। वो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस साथ वेरी वीकली बाउंडेड होता है, इसीलिए वो वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ फोर्स से वो रिलीज होकर फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको कंडक्टर बोलते हैं। जिसका जो आटम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से कम होता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। बट 4 होने से वो सेमीकंडक्टर हो जाएगा, 4 से कम होना चाहिए, 1 2 3।